नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेशन गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किसे आइडियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर के क्या क्या हमारे गुण होते हैं। इन सभी टॉपिक को डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से आपके प्रत्येक पेपर में आप पाएंगे कि एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आपको पिकअप हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इस लेक्चर में हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर के जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंट को लेकर आज मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के आगे एक शब्द लगा हुआ है आइडियल। सबसे पहले आइडियल का मतलब समझिए कि आइडियल का होता क्या है। आइडियल को हिंदी में बोला जाता है आदर्श। आदर्श इट मीन्स जिसके अंदर कोई कमी ना हो, कोई कमियां ना हो, उसी को ही तो हम लोग आइडियल बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो कोई भी ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल कब कहलाएगा, उसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चूंकि ये जो ट्रांसफार्मर हमारा जो एक डिवाइस है, यह कहीं ना कहीं जो इसके अंदर हम कमी देखते हैं, वह कमी हमारा क्या होता है, लॉसेस होते हैं, हानियां होती हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर यदि कोई भी ट्रांसफार्मर आपका आइडियल बोला जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि उसका जो पूरा लॉसेस है वो हमारा क्या है, वह नगण्य के बराबर है। इट मीन्स जीरो के बराबर है। तभी उस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोल पाएंगे, आइडियल बोलेंगे। तो यह आइडियल ट्रांसफार्मर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ से आपके, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पिकअप होते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसका जो हमारा प्रॉपर्टी होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन होगा वह आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आइडियल ट्रांसफार्मर यह हमारा एक प्रकार का इमेजिनरी ट्रांसफार्मर होता है। काल्पनिक हम चीजें इसको डिस्कस बोल रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा एक मशीन, कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना है जिसके अंदर लॉसेस ना हो, जिसके अंदर हानियां ना हो। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर होता है या काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है, जिसके हमारे कुछ महत्वपूर्ण या निम्नलिखित फॉलोइंग्स प्रॉपर्टी या गुण वो ट्रांसफार्मर रखता है। तो हम बोल सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर कुछ होता नहीं। आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा एक प्रकार का इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर है, जिसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक या बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारे गुण होते हैं। वह हमारा गुण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अगर इसके गुण की चर्चा करूं कि अगर कोई भी ट्रांसफार्मर को आइडियल ट्रांसफार्मर कब बोला जाएगा, इट मीन्स अगर वह ट्रांसफार्मर जो मैं प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाला हूं, अगर यह कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी अगर वह ट्रांसफार्मर रखता है, तो उसको भी हम आइडियल ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। तो किसी भी ट्रांसफार्मर को आइडियल ट्रांसफार्मर बोलने के लिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण गुण हैं, उस गुण को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से गुण होते हैं, मैं एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करते चला जा रहा हूं। पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका जो प्राइमरी, आइडियल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो हमारा प्रतिरोध होता है वह कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। इट मीन्स आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं कि इसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध कैसा होता है, नगण्य होता है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, इसकी जो गुण होते हैं, मैंने बोला आइडियल ट्रांसफार्मर के गुण। आइडियल ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैंने क्या डिस्कस किया
इसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध नगण्य होता है। नगण्य मतलब क्या होता है? नेग्लिजिबल। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो हमारा कैसा होता है? नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि किसी भी ट्रांसफार्मर को आइडियल ट्रांसफार्मर तब बोलेंगे वह इट मीन्स यह हमारा गुण रखना इंपॉर्टेंट है कि उसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध नगण्य हो। और सेकेंड इसका जो हमारा गुण क्या होता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर की जो कोर की चुंबकशीलता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। आइडियल ट्रांसफार्मर के कोर की चुंबकशीलता, परमेबिलिटी जिसको बोलते हो, वो हमारा कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर की चुंबकशीलता जिसको हम क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। अनंत मीन्स इनफाइनाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे? कि आइडियल ट्रांसफार्मर उसको बोलेंगे जिसकी चुंबकशीलता या परमिएबिलिटी हमारा कितना हो? परमिएबिलिटी हमारा अनंत हो। परमिएबिलिटी कैसा हो? अनंत हो। तो दो इंपॉर्टेंट इसके गुण हमने अभी डिस्कस किया। पहला गुण क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? वह नेग्लिजिबल होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। या दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि आइडियल ट्रांसफार्मर की चुंबकशीलता जो होती है हमारा कितना होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। अच्छा, अगर अनंत होगा, परमिएबिलिटी इनफाइनाइट होगा, तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है? इसको जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि किसी ट्रांसफार्मर की चुंबकशीलता अनंत है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और ऐसा होने से आपको क्या दिखेगा कि इसके कोर में जो हमारा फ्लक्स जो इस्टेब्लिश करने के लिए जो एमएमएफ की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारा कितना होगा? नेग्लिजिबल के बराबर हो जाएगा। इसका सेंस क्या निकलता है कि यदि आइडियल ट्रांसफार्मर की चुंबकशीलता क्या है? अनंत है, तो इट मीन्स इसको बोल सकते हो इसीलिए कोर में फ्लक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए नेग्लिजिबल एमएमएफ की जरूरत पड़ती है। बहुत ही नगण्य, लगभग शून्य के बराबर, नेग्लिजिबल नगण्य के बराबर एमएमएफ उस कोर में फ्लक्स को इस्टेब्लिश कर सकता है यदि ट्रांसफार्मर के कोर की चुंबकशीलता अनंत हो जाए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा हमारा जो इसकी प्रमुख या मुख्य गुण जो इसका है वो हमारा क्या होता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर की लीकेज फ्लक्स और लीकेज इंडक्टेंस, जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से गौर से सुनिए कि आइडियल ट्रांसफार्मर की लीकेज फ्लक्स और लीकेज इंडक्टेंस का मान क्या होता है? शून्य होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स और लीकेज इंडक्टेंस शून्य होता है, जीरो होता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स और लीकेज इंडक्टेंस शून्य होता है। इसका क्या तात्पर्य निकलता है? इसका यह तात्पर्य निकलता है कि पूरा जो फ्लक्स है वह कोर को कन्फाइंड करता है और दोनों वाइंडिंग को लिंक करता है। यदि किसी ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स और लीकेज इंडक्टेंस का मान शून्य हो जाए तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि जो पूरा का पूरा फ्लक्स है वह कोर को कन्फाइंड कर रहा है और दोनों वाइंडिंग को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। यह हमारा प्रॉपर्टी आइडियल ट्रांसफार्मर की है। चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट हमारा महत्वपूर्ण जो गुण होता है वह यह होता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी हमारा लॉसेस नहीं होता है। देयर इज नो लॉसेस इन आइडियल ट्रांसफार्मर। मैंने क्या बोला?
आइडियल ट्रांसफार्मर में आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉसेस नहीं होता है, कोई भी लॉसेस नहीं होता है। इट मीन्स अगर लॉसेस नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, जिसको हम बोलते हैं दक्षता, इट मीन्स इफिशियंसी, वह कितना होगी, 100% होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 पॉइंट को यहां पर इंटरलिंक कर दिया है। मैंने यहां पर ये बोला कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉसेस नहीं होते। कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं ट्रांसफार्मर में, आपको ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि आइडियल जो भी ट्रांसफार्मर में, उसमें कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं। या तो रेजिस्टेंस के कारण लॉसेस हो सकता है, या तो हिस्टेरिसिस के कारण लॉसेस हो सकता है, या तो ईडी करंट की वजह से लॉसेस हो सकता है। लेकिन एक ट्रांसफार्मर जिसमें ना तो रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस है, ना तो ईडी करंट की वजह से लॉसेस है, ना तो हिस्टेरिसिस की वजह से लॉसेस है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। इट मीन्स आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी हमारा लॉसेस नहीं होगा, जैसे रेजिस्टेंस का लॉसेस, ईडी करंट का लॉसेस, हिस्टेरिसिस का लॉसेस, ये तीनों लॉसेस आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेंगे। किसमें, आइडियल ट्रांसफार्मर में। इट मीन्स अगर आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉसेस नहीं होता है तो इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है कि जो इसकी इफिशियंसी होगी या दक्षता होगी, मैंने क्या बोला, दक्षता, जो इसकी इफिशियंसी होगी, दक्षता होगी, वो हमारा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ प्रमुख या मुख्य इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी हैं जो आइडियल ट्रांसफार्मर के हैं, और इन पर क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। मैंने कुछ डिफरेंट 5 पॉइंट को मैंने डिस्कस किया, ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने क्या बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है, किसमें, आइडियल ट्रांसफार्मर में। दूसरा पॉइंट का मैंने जिक्र किया कि आइडियल ट्रांसफार्मर की जो चुंबकशीलता होती है, परमेबिलिटी होती है, वो हमारा कितना होता है, अनंत होता है। इसीलिए कोर में जो फ्लक्स स्टेब्लिश करने के लिए एमएमएफ की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा कितना हो जाता है, नेग्लिजिबल या नगण्य के बराबर हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर का जो लीकेज फ्लक्स, उसी या दूसरी भाषा हम बोल सकते हो लीकेज फ्लक्स और लीकेज इंडक्टेंस, ये हमारा क्या होता है, शून्य होता है। अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि जो पूरा का पूरा फ्लक्स वह जो आपको जनरेट हुआ है, वह आपको कोर को कन्फाइन करता है और दोनों वाइंडिंग को क्या करता है, लिंक करता है। चौथा पॉइंट हमने आपको बताया कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉसेस नहीं होता है, जैसे रेजिस्टेंस लॉसेस, ईडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस, ये सभी लॉसेस हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर में नहीं होते हैं। अगर ये सभी लॉसेस नहीं होंगे तो आइडियल ट्रांसफार्मर की जो हमारी दक्षता होगी, इफिशियंसी होगी, वो हमारा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगी। ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट, हमारा कुछ इसके प्रॉपर्टी हैं, जो गुण हैं, जो एक आइडियल ट्रांसफार्मर के पास होना ही चाहिए, तभी उस ट्रांसफार्मर को हम आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक आइडियल आयरन कोर ट्रांसफार्मर को यहाँ पर डिजाइन करने की कोशिश करूँ तो आपका उसका डायग्राम कैसा बनेगा वो भी जानना जरूरी है, उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप आइडियल को अच्छे तरह से समझ जाओगे तब मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको वहाँ दिखाऊँगा कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ें अलग से वहाँ पर ऐड हो जाते हैं, जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर से आपको डिफरेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर को बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर हमारा कोई लॉसेस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस का लॉसेस, कोई हिस्टेरिसिस लॉसेस, कोई ईडी करंट लॉसेस, ये सब नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा इन सभी क्वांटिटी को हमको नहीं दिखाना है, ना तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिखाना है, ना तो वाइंडिंग का इंडक्टेंस दिखाना है। इन सभी से हम इसको क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, इसमें हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई लीकेज इंडक्टेंस नहीं होगा। यह टोटल का टोटल हमारा फ्लक्स क्या करेगा, कोर को कन्फाइन करेगा। इट मीन्स परमेबिलिटी हमारी इनफाइनाइट होगी और इसकी एफिशिएंसी 100% हमारी होगी। इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर को कहीं ना कहीं आप इस प्रकार से आप उसको बना सकते हो।
ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस कोई भी इंडक्टेंस को मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का यह डायग्राम है। यहाँ पर कोई भी इंडक्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया इसमें प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि लीकेज इंडक्टेंस का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसी वजह से मैंने कोई भी रिएक्टेंस को दिखाने की कोशिश नहीं किया हूँ, ना कोई भी रेजिस्टेंस को दिखाने की यहाँ पर कोशिश किया हूँ। तो हमारा आइडियल आयरन कोर ट्रांसफार्मर, ये किसका डायग्राम है? ये जो फिगर है आइडियल आयरन कोर ट्रांसफार्मर, आइडियल आयरन कोर ट्रांसफार्मर, ये हमारा आइडियल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वह यह होता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर की यदि मैं फेजर को बनाने की कोशिश करूं तो आप इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे, तो इसका फेजर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ टू ड्रा फेजर ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। फेजर को ड्रा करने के लिए कुछ चीज़ों का, कुछ पॉइंट का जिक्र करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वह हमारा क्या है, चूंकि आइडियल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी का जो इम्पीडेंस होता है वो हमारा क्या होता है, शून्य होता है। अभी बताया ना कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ये सभी यहाँ पर नेग्लिजिबल के बराबर होते हैं। तो मैंने क्या बताया, चूंकि आइडियल ट्रांसफार्मर का जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी का इम्पीडेंस होता है वह शून्य होता है, जीरो होता है, इसीलिए प्राइमरी इंडक्टेंस वोल्ट, जरा ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी का इंड्यूस वोल्टेज, सॉरी मैंने क्या बताया कि प्राइमरी का जो इंड्यूस वोल्टेज होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। इस बात से आप सहमत होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब इस बाइंडिंग में कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस फ्री है, या इसमें कोई भी रिएक्टेंस नहीं है, तो आप क्या देख रहे हो कि जो आपका वोल्टेज सप्लाई है वही इंड्यूस वोल्टेज के क्या है, या इंड्यूस वोल्टेज इसी के जस्ट बराबर हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई वोल्टेज का हमारा ड्रॉप नहीं होगा। तो पहला पॉइंट मैंने क्या जिक्र किया फेजर को ड्रा करते वक्त, कि आइडियल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई भी हमारा इंपीडेंस नहीं होता है, या इंपीडेंस का मान शून्य होता है, इसीलिए प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज वो हमारा अप्लाइड वोल्टेज V1 के क्या होगा, वो हमारा बराबर होता है। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पर हमारा V2 होगा वह किसके बराबर होगा, E2 के होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस या यहाँ पर इंडक्टेंस, लीकेज इंडक्टेंस नहीं है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो हमारा E1 होगा, वो हमारा क्या होगा, V1 के बराबर होगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, लेंज के नियम के अनुसार यह जो हमारा E1 होगा वह V1 के बराबर तो होगा, लेकिन उसके कैसा होगा, विपरीत होगा। तो यह हमारा माइनस साइन इंडिकेशन किसको बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर जो करंट I1 जो सप्लाई से ड्रा हो रही है, वह हमारा म्यूचुअल फ्लक्स जो फाइम है, ये हमारा जो म्यूचुअल फ्लक्स फाइम है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जस्ट सफिशिएंट हो जाता है। जस्ट मतलब बहुत ही तुरंत। क्यों? क्योंकि लॉसेस या कोई भी अलग यहाँ पर हमारा लीकेज फ्लक्स यहाँ पर आपको नहीं मिलता है आइडियल ट्रांसफार्मर में। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो हमारा करंट I1 जो सप्लाई से ड्रॉ होती है वह म्यूचुअल फ्लक्स फाइम को प्रोड्यूस करने के लिए जस्ट सफिशिएंट हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लेंज के नियम के अनुसार मैंने बताया कि यह जो E1 होगा वो हमारा V1 के बराबर और उसके क्या होगा, विपरीत होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फेजर ड्रा करते वक्त क्या ध्यान देना है कि चूंकि E2 और E1, जरा ध्यान दीजिएगा, E2 और E1 दोनों सेम म्यूचुअल फ्लक्स के द्वारा इंड्यूस होते हैं। यही फ्लक्स जिम्मेदार है E2 के लिए भी और यही फ्लक्स जिम्मेदार है E1 के लिए भी, इसीलिए E2 और E1 के डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स E2 और E1 सेम डायरेक्शन में होंगे, लेकिन V1 के क्या होंगे, विपरीत होंगे। मैंने क्या बताया कि E1 और E2 सेम फ्लक्स के द्वारा ही आपको इंड्यूस हो रहे हैं, इसी वजह से E1 और E2 सेम डायरेक्शन में होंगे, लेकिन V1 के कैसे होंगे, विपरीत होंगे, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट को लेकर के अगर मैं इसका फेजर ड्रा करने की कोशिश करूं तो इसका फेजर आप ये पाएंगे कि अगर हमारा V1 यहाँ पर है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा V1 है तो ये जो हमारा होगा वो हमारा फ्लक्स होगा।
ये हमारा फाई एम होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, E1 को आप किधर बनाओगे, तो मैंने क्या बताया, E1 जो होगा वो V1 के बराबर होगा, लेकिन उसके क्या होगा, विपरीत होगा। इट मीन्स E1 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा E1 है। दूसरी बात मैंने बोला कि E1 और E2 सेम फ्लक्स के द्वारा ही आपको यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं, तो इसी वजह से E1 और E2 आपको क्या होंगे, सेम दिशा में होंगे, लेकिन V1 के कैसे होंगे, विपरीत होंगे। V1 के कैसे होंगे, विपरीत होंगे। और यह जरा ध्यान दीजिएगा, यह जो हमारा फ्लक्स होगा वह V1 से 90 डिग्री क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड है कि लैग है, तो आप देखेंगे कि यह 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। उसी प्रकार से इनके बीच में जो हमारा एंगल होगा वो भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि V1 की वजह से ही हमारा क्या है, फाई एम आया है, तो फाई एम V1 से 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फाई एम की वजह से E1 और E2 आए हैं, फाई एम की वजह से E1 और E2 आए हैं, इसी वजह से E1 और E2 फाई एम से 90 डिग्री लैग कर रहे हैं, 90 डिग्री लैग कर रहे हैं। अब जरा समझिएगा, मैंने बताया E1 और E2 फाई एम से 90 डिग्री लैग करते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो हमारा आई एम एक मैं आई म्यू बोल रहा हूँ, एक करंट जो कि I1 के बराबर होगा, यह आई म्यू जो मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, यह मैग्नेटाइजिंग करंट को दर्शाता है। यह किसको बता रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट यह जो हमारा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट V1 से 90 डिग्री लैग करता है, और फ्लक्स फाई एम या म्यूचुअल फ्लक्स जो प्रोड्यूस करता है वह आई म्यू, वह फाई एम या जो भी हमारा म्यूचुअल फ्लक्स है उसके साथ फेज में होगा। कैसा होगा, सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। इट मीन्स मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू V1 से 90 डिग्री लैग करता है, और फ्लक्स या म्यूचुअल फ्लक्स फाई एम प्रोड्यूस करता है, जो आई म्यू या मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ कैसा होता है, फेज में होता है। तो इस प्रकार से दूसरी चीज़ें क्या बोल सकते हो, जो यहाँ पर लोड का V2 होगा, इसका भी जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा E2 के बराबर होगा। इस प्रकार से हमने आपके सामने नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर को ड्रा किया। ये हमारा कैसा है, नो लोड फेजर डायग्राम। नो लोड फेजर डायग्राम, नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। यह हमारा नो लोड का फेजर डायग्राम है, किसका, आइडियल ट्रांसफार्मर का, आइडियल ट्रांसफार्मर का। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफार्मर को डिटेल समझा। मैंने उसके डायग्राम को बना के दिखाया कि उसका आइडियल ट्रांसफार्मर का डायग्राम कैसा बनता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के फेजर को कैसे ड्रा करते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर के कौन कौन से गुण होते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमने आपको चर्चा कराया। आज आपको पूरा होल डिस्कशन आपको मैंने दिया, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आइडियल ट्रांसफार्मर आपको डिटेल तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा, और भविष्य में आपके अगर किसी पेपर में कोई इस पर आधारित क्वेश्चन बनता है तो आप उसको गलत करके नहीं आओगे। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।